Hello everyone, welcome back to the physics class. We were doing the chapter that is atoms, okay, and energy, radius, and velocity of electron in hydrogen orbit of an hydrogen atom we have already discussed. Now time is of discussing energy levels of hydrogen atom. Topic we are going to discuss today, that is energy levels ऑफ हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स मतलब जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल. ओके, इट मीन्स n1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल तो n1 रखोगे तो सो व्हाट इज द एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल. जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है वैसे ये सबसे पहला ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस के पास, तो ये ग्राउंड लेवल कहलाता है. ये ग्राउंड स्टेट भी आप इसको बोल सकते हो. तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो वो ग्राउंड स्टेट में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट. अगर n इज इक्वल टू 2 हो, n इज इक्वल टू अगर हम 2 रख दें तो नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा. -13.6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे सो आंसर आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा ना. आंसर विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं. जो सेकंड ऑर्बिट होता है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है आउटर से, इनर से आउटर ऑर्बिट में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये बनती है. इसके बाद अगर आप n इज इक्वल टू 3 रख दो, मतलब थर्ड ऑर्बिट की अगर आप बात करो तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 से आपने डिवाइड करना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. व्हाट इज इट कॉल्ड? दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अगर ऐसे ही अगर हम इन्फिनिटी पे जाएं कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्बिट है, सो इन्फिनिटी की समथिंग बाय इन्फिनिटी दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इनफाइनाइट जो ऑर्बिट होगा दैट इज उसकी एनर्जी कितनी होती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी कितनी होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब हम एक डायग्राम बनाएंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी लेवल्स. यहां आपने एनर्जी दिखानी है. ओके, तो एनर्जी सबसे पहले -13 पर नेगेटिव में सबसे पहले -13.6 ही है. यहां पे मैंने दिखाई दिस इज -13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां दिखा रहा हूं दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहां पे क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट है यहां पे, तो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी लेवल. वैल्यू में इक्वली डिवाइड कर देता हूँ. ये मान लो ये 14 था माइनस का, और ये माइनस का बना 12, ये माइनस का बना 10, -8, -6, -4, -2 एंड 0. ओके, तो नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड बनाना है -3.4 पे. -3.4 तो इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा कहीं, तो ये -3.4 का एनर्जी लेवल ये n इज इक्वल टू 2 आएगा. दैट इज -3.4. थर्ड की एनर्जी कितनी होती है? -1.51. तो इनके बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा. दिस इज n इज इक्वल टू 3, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे अगर 4 के निकाले, फिफ्थ के निकाले, तो आगे जो गैप है वो कम होता चला जाएगा. मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में जो गैप है लेवल में वो ज़्यादा है, आगे जो गैप है वो क्या होता चला जाएगा? कम. और ऊपर ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ये इसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है. दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम. व्हाट इज इट कॉल्ड? दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा. नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और यू कैन से एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ही है.
हाइड्रोजन एटम, सबसे पहले तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है वो हमें क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एमिशन लाइन एंड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर emit electromagnetic radiation at all temperature due to oscillations and interaction of their atoms and molecules। जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। वाइब्रेशंस की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करेंगे? एमिट करते हैं। दीज रेडिएशन हैव कॉन्टिन्यूस बैंड, मतलब ये रेडिएशन जो होती हैं, और रेडिएशन बाहर निकलना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। रेडिएशन जो आपको बाहर दिखाई देंगी दैट इज स्पेक्ट्रा। ओके, तो जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम किस तरह का स्पेक्ट्रम बनाती है और कब? जब एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज स्पेक्ट्रम मतलब रेडिएशन की फॉर्म में आपको दिखाई देगी। एनर्जी रिलीज कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में क्या करेगा? जंप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन में कहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करे तो कौन सी सीरीज बनती है, हमें पता क्या चलेगा? भी जब इलेक्ट्रॉन मान लो फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो कितनी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है या एनर्जी है वो निकलेगी। तो हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। सबसे पहले हमें जो समझना है दैट इज रेबर्ग फॉर्मूला, उसको कहते हैं। डी साइलेंट होता है, दैट इज रेबर्ग फॉर्मूला। रेबर्ग फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रेबर फॉर्मूला क्या था? उसने जो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था उसने ये बताया था कि जब भी एनर्जी आउटर ऑर्बिट से, मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इन ऑर्बिट में जंप करेगा, जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो हमने पढ़ा है एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 आउटर ऑर्बिट हो गया, E1 इनर ऑर्बिट हो गया। तो मतलब E फाइनल माइनस E इनिशियल भी आप इसको लिख सकते हो। E इनिशियल, मान लो अगर बाहर वाले को इनिशियल बोलते हो तो E इनिशियल माइनस E फाइनल। कहाँ से जंप किया? मान लो 4 से फर्स्ट में जंप कर रहा था, 4 इनिशियल हुआ और फर्स्ट जो है वो फाइनल हुआ। तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल्स की एनर्जी में से फाइनल की एनर्जी माइनस कर दो तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, दैट इज इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और एनर्जी निकालने का हमें फॉर्मूला पता ही है। ओके, तो यहाँ पे इसको एनर्जी का एज एनर्जी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, वैसे तो हमने वैल्यू रख के बनाया हुआ -13.6 डिवाइड बाय n², लेकिन यहाँ हम वो यूज़ नहीं करेंगे। डेरिवेशन हमने करनी है। सबसे पहले रेबर फॉर्मूला बनाना है। ये कैसे फॉर्मूला बनेगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है Me⁴ वैल्यू रखने के बाद नहीं लेंगे हम, इसमें जो वैल्यू रखने से पहले का बोल रहे हैं 8h² ε0² और n²। 8h² ε0² n²। 1/4 पर साइलेंट होता था, उसको मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, 2 भी होता था 2 8, उसको सॉल्व करके हम लिख रहे हैं। ओके, 1/4 पर साइलेंट, ये वैल्यू थी नीचे 4 × 2 आता था, 4 × 2 हमने 8 कर दिया। तो ये Me⁴ डिवाइड बाय 8h² ε0² n² विद नेगेटिव साइन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। अगर हम एनर्जी इनिशियल की निकालना चाहते हैं तो इनिशियल में क्या बनेगा? Me⁴ नेगेटिव में 8h² ε0² ni²। और अगर हम E फाइनल की निकालना चाहते हैं तो -Me⁴ बाय में 8h² ε0² nF²। ओके, मतलब n की वैल्यू वहाँ पे हमने पुट कर दी। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करें ऊपर, h न्यू को हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे न्यू को लिख दिया c/λ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ होती है c/λ। तो क्या आ जाएगा? E इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा। अगर हम इनमें देखें तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा? इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पहले आएगा हमारे पास, ये प्लस वाली वैल्यू अपने बार पर पहले आ जाएगी। कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा Me⁴ बाय में 8h² ε0²। तो अगर हम देखें, क्योंकि प्लस हो जाएगा बाद में, क्योंकि दिस माइनस दिस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस वाली टर्म पहले लिख रहे हैं, माइनस वाली बाद में। nF² यहाँ से बचेगा और ni² यहाँ से बचेगा। 1/nF² माइनस 1/ni²। ओके, अगर हम h इधर है यहाँ नीचे ले आए और c भी हम नीचे ले आए तो यहाँ क्या बचेगा? दैट इज 1/λ Me⁴ बाय में 8h³
सी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 8h³ सी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1/n(f²) माइनस 1/n(i²). nf क्या है? दैट इज फाइनल जो शेल का नंबर होगा, ऑर्बिट का नंबर होगा जहाँ में जंप कर रहा है, और ni जहाँ से जंप कर रहा है, ओके, वो ऑर्बिट नंबर होता है। जो ये सारा me⁴ है, इस सारे को कांस्टेंट नेम दे दिया गया था, दैट इज r। तो ये बन गया 1/λ, दिस इज रेबर कांस्टेंट दैट इज r, 1/n(f²) माइनस 1/ni²। r इज वेयर, r इज दैट इज m⁴ 8h³ c एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये रेबर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो r की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब अपने को ऑर्बिट नंबर पता होना चाहिए सिर्फ। ऑर्बिट नंबर का मतलब nf, मतलब फाइनली जहाँ पे जंप कर रहा है और जहाँ से जंप कर रहा है, अगर दोनों ऑर्बिट नंबर आपको पता है तो यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ, यू कैन कैलकुलेट दी वेवलेंथ, ओके। तो ये वेवलेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला बन गया रेबर्ग फॉर्मूला। इसी से अब हम हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला आता है लेमन स्पेक्ट्रल सीरीज। सबसे पहले क्या आएगी? दैट इज लेमन स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब अलग अलग तरह की उसमें वेवलेंथ निकलेंगी। कैसे निकलेंगी स्पेक्ट्रल सीरीज? मतलब अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज बन गई, दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज। इलेक्ट्रॉन इसमें फर्स्ट में जंप करेगा, कर कहीं से हो सकता है, सेकंड से जंप कर सकता है, तो मतलब n जो फाइनल है वो तो 1 रहेगा, और ni जो है वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी, वो 5 भी, कुछ मतलब सेकंड से फर्स्ट में जंप करे, थर्ड से फर्स्ट में जंप करें। अब सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा उसकी अलग वेवलेंथ आएगी, वो एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी। थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा उसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन अलग होगी। फोर्थ से फर्स्ट में जंप करेगा उसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन अलग होगी। तो इट मीन्स मान लो सेकंड से फर्स्ट में जंप कर गया तो एक रेडिएशन निकलेगी एक ही, थर्ड से फर्स्ट में जंप कर गया एक लाइन इसकी बनेगी, फोर्थ से फर्स्ट में जंप कर गया तो ये जो आपको दिखाई दे रही है 3-4 लाइन इकट्ठी बन जाएंगी, दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज, दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज। तो लेमन स्पेक्ट्रल सीरीज कब बनती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर स्टेट टू दी ग्राउंड स्टेट। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में अगर जंप करे आउटर स्टेट से तो वो लेमन सीरीज स्पेक्ट्रल सीरीज आपके पास बनती है, ओके। अगर इसमें बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला की अगर हम देखें ये 1/λ था, r nf है, nf फाइनल क्या होगा? फाइनल तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस ni अब कुछ भी हो सकता है इनमें से, ni का स्क्वायर 2 से भी जंप कर सकता है, 3 से भी जंप कर सकता है, 4 से भी जंप कर सकता है, तो वो कहीं से भी जंप इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ बनेगी, लेकिन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली कौन सी बनेगी और शॉर्टेस्ट कौन सी बनेगी? लॉन्गेस्ट तब बनेगी जब ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप कम हो, ओके। क्यों ऐसा है देखो, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज h न्यू, न्यू को क्या लिखते हैं? c/λ। तो वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे की इन्वर्सली है। तो वेवलेंथ कब लॉन्गेस्ट होगी? जब एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब सबसे क्लोजेस्ट होंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा लेमन सीरीज में, वो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बनेगी। तो अब हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी वो निकालते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपने क्या करना है? nf तो 1 ही रहेगा, ni जो है दैट इज 2, सेकेंड से जंप करवा लेना। तो 1/λ, r की वैल्यू में पता है ये 1/1 का स्क्वायर और ये 1/2 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करके लैम्डा की वैल्यू जब इसमें निकाली तो ये लैम्डा की वैल्यू इसमें से आई दैट इज 1.1216 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दी, मतलब ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ आएगी। 1/λ की वैल्यू नहीं आई, ये लैम्डा की वैल्यू आई, ये लैम्डा की वैल्यू आई है 1216 एंगस्ट्रॉम। मतलब लेमन सीरीज में सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होती है वो इतनी वेवलेंथ की होती है। अब हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं इसी में। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इन्फिनिटी। इसमें nf तो वही 1 रहेगा, लेकिन ni क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो अगर हम यहीं से देखें r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, इन्फिनिटी 1/∞ 0 होता है।
तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जब आंसर आया तो यह है 911 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा ये मैक्सिमम आया था और ये क्या आया मिनिमम, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन लेमन वाली होती है स्पेक्ट्रल सीरीज, उसमें सबसे कम वेवलेंथ 911 होगी और सबसे ज़्यादा वाली 1216 एंगस्ट्रॉम की होगी। इनके बीच में बाकी सारी लेमन सीरीज की जो रीजंस है, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, वो इसी के बीच में ही बनेंगी। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज, दैट इज ब्रैकेट सीरीज। सेकंड कौन सी होगी? ब्रैकेट सीरीज। लेट अस डिस्कस नाउ। सेकंड इज बाल्मर सीरीज, सॉरी ब्रैकेट नहीं, सेकंड आएगी बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर जो स्पेक्ट्रल सीरीज है वो कब बनेगी? जब n फाइनल 2 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड में जंप करे, और जंप कहीं से भी कर सकता है, थर्ड से भी, फोर्थ अपर वाले से करेगा, लोअर से नहीं करेगा। Ni3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो इनिशियल कुछ भी हो सकता है, फाइनल जो रहेगा दैट इज सेकंड, मतलब सेकंड ऑर्बिट में जंप करना है। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर से सेकंड में जंप करे तो बाल्मर सीरीज बनती है, फर्स्ट में जंप करे तो लेमन सीरीज बनती है। तो इसमें भी रेबर्ट के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा? 1/λ इज इक्वल टू r एन एफ क्या हो गया, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस ये एन आई, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हम ये देखें कि मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो लॉन्गेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में एनर्जी गैप सबसे कम होना चाहिए। तो सेकंड का एनर्जी गैप किसका सबसे कम होगा? तो थर्ड से कम होगा। तो एन एफ तो 2 ही रहेगा, एन आई जो है वो 3 हो जाएगा। एन एफ 2, एन आई क्या बनेगा? दैट इज 3, थर्ड ऑर्बिट से जंप करेगा। तो थर्ड ऑर्बिट से अगर इसमें निकालो 1/λ ये तो 2 का स्क्वायर रहेगा और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व किया तो लैम्डा मैक्सिमम जो हमारे पास इसमें से कैलकुलेट होके आया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आई 655.9 नैनोमीटर, 655.9 नैनोमीटर। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपके पास इसमें आई है। और शॉर्टेस्ट हमें पता ही है, शॉर्टेस्ट इन्फिनिटी करके निकालेंगे, यहाँ इन्फिनिटी रख देना, तो 1/2 का स्क्वायर आर की जो r/4 कर देना, उससे रेसिप्रोकल बाद में करना पड़ेगा, वो शॉर्टेस्ट आ जाएगी। तो ये लॉन्गेस्ट हम इसमें सबसे पहले निकाल रहे हैं। ओके, अगर हम इसमें शॉर्टेस्ट निकालना चाहें तो क्या बनेगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में क्या होगा? एन एफ तो 2 ही रहेगा, लेकिन एन आई क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। जब इसमें हमने पुट किया r, तो एन एफ 2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व किया तो लैम्डा मिनिमम हमारे पास आ रहा है 364.4 नैनोमीटर में निकाल रहे हैं हम इसको। एंगस्ट्रॉम में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको निकालते हैं तो इसकी आती है 6559। अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं देखना तो वो भी देख सकते हो, ये 6559 एंगस्ट्रॉम है, ये 3644 एंगस्ट्रॉम है। मतलब मिनिमम ये और मैक्सिमम इन दोनों के बीच में आपको बाल्मर सीरीज देखने को मिलेगी। ऐसे अगर हम थर्ड सीरीज की बात करें, थर्ड सीरीज आएगी पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में क्या होगा? एन एफ 3 रहेगा, एन आई 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, मतलब थर्ड में जंप करेगा, अपर वाले किसी से भी जंप कर सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब क्लियर हो ही गया होगा ये सब कुछ कि आर एन एफ तो 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1/एन आई का स्क्वायर। ओके, तो एन आई कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6। लॉन्गेस्ट निकालना चाहें फिर से वही इसमें एन आई की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। तो जब हमने इसमें कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम जो अपने हमारे पास, हम इसमें कैलकुलेट अब कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्या बनती है और मिनिमम। मैक्सिमम जो हमारे पास बन रही थी दैट इज 18741 एंगस्ट्रॉम बन रही है, और जिसमें मिनिमम इन्फिनिटी रख के एन आई को इन्फिनिटी रखोगे उससे वैल्यू निकलेगी दैट इज 8199 एंगस्ट्रॉम। ये मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ भी आपके पास पाश्चन सीरीज की आ गई। इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी हमारे पास? जब इलेक्ट्रॉन 4 में जंप करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन 4 में जंप करता है दैट इज वो सीरीज जो हमारे पास बनेगी दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। यहां मैं ब्रैकेट सीरीज इधर बता देता हूं। फोर्थ कौन सी आती है? दैट इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में एन एफ क्या रहेगा? दैट इज 4, और एन आई 5, 6, 7 आगे किसी से भी, मतलब 4 में जंप करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन 5 से जंप करे फिफ्थ ऑर्बिट से, 6 से 7 से किसी से भी जंप करे, तो
इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा 1/λ इज इक्वल टू आर, फाइनल तो 4 ही रहेगा माइनस एन आई का स्क्वायर। मैक्सिमम और मिनिमम हम इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें मैक्सिमम आती है 45/9, दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ जब हमने कैलकुलेट की, यहाँ कितना रखोगे 5 रख के मैक्सिमम आ जाएगी, तो ये आ रही है 4589 एंगस्ट्रॉम, ये तो होगी मैक्सिमम। अगर हम इसी से मिनिमम निकालना चाहें तो मिनिमम हमारे पास आ रही है 14576 एंगस्ट्रॉम। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम आ गई, मतलब सारी वेवलेंथ जो होंगी, रेडिएशन जो होंगी, इन दोनों की वेवलेंथ के बीच में होंगी। ये फोर्थ सीरीज है। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ सीरीज की बात करें, अब फिफ्थ सीरीज होती है पी फंड सीरीज। फिफ्थ सीरीज कौन सी होगी, दैट इज पी फंड सीरीज। ये साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ने अपने जिन्होंने इसको डिस्कवर किया तो उन्हीं के बेस पे सीरीज का नेम रखा हुआ है। ये जो सारे बताए, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, फिजिस्ट हैं जिन्होंने अपने बेस पे जिन्होंने डिस्कवर किया स्पेक्ट्रल सीरीज को और अपनी नेम पेज का सीरीज का नेम इन्वेंट किया हुआ है। तो इसमें एन आई क्या रहेगा, एन आई रहेगा 5, सॉरी एन एफ रहेगा 5, एन आई क्या रहेगा 6, 7, 8, आगे कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर एज इट इज 5 का स्क्वायर माइनस एन आई का स्क्वायर, एन आई कुछ भी हो सकता है इसमें से। इसमें भी जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कैसे निकालोगे, एन आई को 6 रख दो तो मैक्सिमम आ जाएगी और इनफिनिट रखोगे तो मिनिमम। इसमें मैक्सिमम आ रही है 74536, 74536 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपने मिनिमम निकाली तो मिनिमम हमारे पास आ रही है दैट इज 22775 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब P1 सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो इन दोनों रेंज के बीच में रहते हैं, मिनिमम ये होगी और मैक्सिमम, तो इसकी कोई भी बाकी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी, मान लो 7 से 8 से जब जंप करेगा तो इनके बीच में ही वेवलेंथ का आंसर आएगा। तो ये 5 तरह की हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज थी, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज। तो बोहर मॉडल जो हमने पढ़ा है पीछे, बोहर मॉडल में भी हर एक मॉडल की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बोहर मॉडल ने ये तो बता दिया भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज बनाता है, स्पेक्ट्रल सीरीज का स्ट्रक्चर क्या होता है वो बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, कि वो स्पेक्ट्रल सीरीज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। So this was all about the today's concept. I hope you all understood. Do practice, do prepare notes. Till then, thanks and have a nice day.